ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एचसी वर्मा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ऑब्जेक्टिव 1 मैं ओपन कर रहा हूं, जो भी इसमें डाउट हो आप बताइएगा। ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 सर टू सर टू। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कंसीडर्स द इक्वेशन P बराबर लिमिट F अपॉन डेल्टा S एंड P1 माइनस P2 रो जी H इन एलिवेटर accelerated upward direction. Both equation are valid. The first is valid but not the second. The second is valid but not first. Both are invalid. तुम्हें पता है फर्स्ट इक्वेशन वैलिड है क्योंकि वो डिफिनीशन है। प्रेशर का डिफिनीशन ही होता है फोर्स अपॉन डिफरेंशियल एरिया, वो ज्यादा बेटर है। तो डेल्टा एस एरिया है क्या सर? हाँ एरिया है, डेल्टा एस इज एरिया, एफ अपॉन एरिया, ठीक है, दैट इज प्रेशर। ये वैलिड है, डिफिनीशन है इसलिए वैलिड है। लेकिन P1 माइनस P2 का रो जी जेड इसलिए नहीं वैलिड है क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट होगा तो जी इफेक्टिव से रिप्लेस हो जाएगा, जी प्लस ए। इसमें तो जी प्लस ए दिख नहीं रहा, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। अगर वो इसलिए लगता है P1 माइनस P2 बराबर रो जी इफेक्टिव इंटू जेड, मैं कहता यह से भी वैलिड है। तो फर्स्ट इज वैलिड बट सेकेंड इज नॉट। थर्ड सर थर्ड, कौन यस सा? थर्ड वाला सर। थर्ड वाला, एक सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि the three vessels shown in the figure have same base area. The equal volume of liquid are poured in the three vessels. The force on the base will be maximum in A, maximum in B. सब केस में ना बराबर होगा, क्योंकि इसलिए बराबर है, देखो पानी का हाइट सेम है ना, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा है इस वेसल के सरफेस पे, इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है ना। तो क्या करोगे, यहाँ का प्रेशर निकालोगे और इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस एरिया से आ गया इस सरफेस पे प्रेशर फोर्स। तो अगर हाइट h है तो यहाँ का प्रेशर तो P बराबर क्या होगा, P नॉट प्लस एच रो जी। तो हाइट तो सब में सेम दिया, हर डायग्राम उन्होंने सेम बताया था, हाइट P नॉट एच पर हर में सेम होगा, और बॉटम एरिया भी उन्होंने सब में सेम दिया है। तो यहाँ का जो फोर्स होगा वो फोर्स कुछ और नहीं होगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा। तो एरिया भी सेम दिया है और प्रेशर भी सेम आ गया, तो फोर्स हर केस में सेम आएगा। इस केस में भी फोर्स यहाँ पे सेम आएगा, इस केस में भी सेम आएगा, इस केस में भी सेम सर आएगा। यही लॉजिक लगाया था सर, लेकिन आंसर में सी दिया सर है सर। इसमें वॉल्यूम दिया है, हाइट तो अलग होगी, वॉल्यूम इक्वल दिया है, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, 2 मिनट शांत रहो। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पोर्ड इन द थ्री वेसल, द फोर्सेस ऑन द बेस विल बी। बेस का मतलब क्या, इसको कह रहा है या इसको कह रहा है? ये तो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे फोर्स की बात कर रहा है कि इस सरफेस पे बात कर रहा है, ये बताओ। सर इस सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस की, इसमें वेसल के ना सरफेस की। एक सेकंड। Three vessels shown in the figure have the same base area, equal volume of, अच्छा equal volume of liquid are poured, height h सेम थोड़ी है, एंड एरिया सेम है, लेकिन सर समझ गए तुम यार। पानी का वॉल्यूम सेम होगा तो इसमें हाइट कम आएगा ना, इसमें हाइट से सबसे ज्यादा आएगा, नहीं इसमें हाइट सबसे ज्यादा आएगा, इसमें तो सी वाले में आएगा ना, सॉरी सी वाले में। इसमें हाइट सबसे ज्यादा आएगा, सही करो। हाँ सर, इसमें ज्यादा आएगा, समझ लो क्यों, क्योंकि ये एरिया बराबर है और ये एरिया बराबर है, तो इसमें सबसे कम आएगा, इसमें सबसे ज्यादा आएगा, सेम ऐसा है ना। और ये H2 मतलब ये H1, ये H2, ये H3, H1 इज ग्रेटर देन H2 इज ग्रेटर देन H3। तो अगर H ज्यादा हो गया तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा बिकॉज ऑफ हाइट का डिफरेंस। ओके 4 5 6 7 8 9 8 सर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सपोज द प्रेशर एट द सरफेस ऑफ मर्करी इन अ बैरोमीटर ट्यूब इज P1। एक बैरोमीटर ट्यूब है, उसमें सपोज द प्रेशर एट द सरफेस ऑफ मर्करी
P1. The pressure at the surface of mercury in the cup is P2. Suppose the pressure at the surface of mercury in barometer tube is P1 and pressure at the surface of mercury in the cup is P2. Okay. देखो इस तरीके से ना, ये कप है, कप में बैरोमीटर ऐसे है, तो बैरोमीटर में मरकरी का लेवल जो होता है ऊपर को चढ़ जाएगा, ऐसे चढ़ गया। तो यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का P2 है, तो P2 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, लेकिन जो P1 होगा ना वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे वेपर का कुछ प्रेशर आएगा बट वो P0 से कम होगा। अगर ये P1 और P0 बराबर हो जाता, अगर ये P1 और P0 बराबर हो जाता तो ये यहां पे जाता। ओके, तो ये P2 P0 के बराबर होगा, P2 P0 के बराबर होगा। कहां गया? P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P1 जीरो, P1 एटमॉस्फेरिक गलत, P1 P2 गलत गलत। ए पार्ट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अगर वेपर प्रेशर जीरो हो जाए, मतलब अगर कोई पूछे इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बताइए, आंसर इज ए पार्ट। ऊपर वेपर ही ना हो, दैट इज जीरो। बट आइडियल केस में, आइडियल केस में ऊपर का वेपर प्रेशर जीरो मानोगे, लेकिन रियल केस में वहां पे वेपर प्रेशर होता है, दिस मींस P1 इज नॉट एग्जैक्टली जीरो। बट इन चारों में कोई पूछे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, तो आंसर इज ए पार्ट। 9 सर P2 क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे है? कप, अरे तो हवा है ना कप वाला सब, ये है ना P2, जब तो एयर है ना, एयर, इधर एयर है, एयर। इस सरफेस के तो हर पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बट बैरोमीटर के अंदर तो नहीं होगा, यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे तो वेपर का प्रेशर होगा, या अगर वैक्यूम होगा तो P1 जीरो हो जाएगा, अगर वैक्यूम है तो। अरे बैरोमीटर पढ़ा था, याद आ रहा तुमको? मैंने प्रूफ किया था, तो यहाँ का P0 लिखा था, यहाँ का भी P0 और हाइट h है, तो यहाँ का प्रेशर घटाया था तो P0 माइनस h रो जी। और याद करो यहाँ का मैंने जीरो कर दिया था, जीरो किया था, जिससे प्रूफ हो गया था P0 बराबर h रो जी, प्रूफ हुआ था, याद करो। यहाँ पे h की डेंसिटी रखा था 30.6, h 70.6, g रखा था, की वैल्यू आई थी एटमॉस्फेरिक बराबर, याद आया? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि a barometer kept in elevator accelerating upward read 76, the air pressure in elevator is। फिर इसी फॉर्मूले पे जाओ, ये जो फॉर्मूला इसी पे चलेगा। तो क्या कह रहा है? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होगा? h रो इंटू जी फैक्टर, ऊपर को एसिलेट हो रहा ना, कहां गया? एलिवेटर अपवर्ड, द बैरोमीटर केप्ट इन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर को एसिलेट होगा तो जी प्लस ही हो जाएगा, जी प्लस ही हो जाएगा। तो तुम मुझे ये बताओ, अगर ये जी प्लस ही हो गया और रो मरकरी है और h अगेन 76 आ गया, तो पहले h रो जी की वैल्यू ना मिलके एटमॉस्फेरिक के बराबर होता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता था, एटमॉस्फेरिक बराबर होता था। लेकिन अब ये एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? अगर ये 76 रीड कर रहा है, 76 रीड कर रहा है, अगर ये 76 रीड कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा रीड कर रहा है, समझ रहे हो? बिकॉज ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो इसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी ना। समझो मैं क्या बता रहा हूं? अगर बैरोमीटर का फॉर्मूला होता है P0 बराबर h रीड कर रहा है 76, मतलब एलिवेटर में 76 रीड कर रहा है, और वो तो वही रहेगा डेंसिटी, और ये g प्लस आ रहा है। तो पहले क्या था, ये 70, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.1 10 का पावर 1.1 10 का पावर 5 तब आता है जब ये कंडीशन होल्ड करता है, ये g मल्टीप्लाई होता है तब। लेकिन एलिवेटर के अंदर तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसका मतलब एलिवेटर के अंदर जो हवा होगा उसका प्रेशर इससे ज्यादा है, क्योंकि प्लस ई आ गया ना, तो ये मल्टीपल इससे ज्यादा जा रहा है, मतलब जो एलिवेटर के अंदर एयर है उसका प्रेशर इससे ज्यादा है। तो एलिवेटर के अंदर एयर का प्रेशर अगर इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि एयर का जो प्रेशर होगा
वो अगर एलिवेटर एक्सेलरेट नहीं करता तो उस एलिवेटर के अंदर जो एयर का प्रेशर होता वो 76 से ज्यादा आता। अगर एलिवेटर एक्सेलरेट नहीं करता तो इसको बैलेंस करने के लिए जो लेंथ आता h बनता h रो इंटू जी, तो ये जो h आता वो 76 से ज्यादा आता। इसका मतलब एलिवेटर के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के 76 से ज्यादा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 11, 12, 13, 14, 15, 14 कह रहा है कि a metal cube is placed in an empty vessel। एक मेटल क्यूब को empty vessel में रख दिया गया। When the water is filled in the vessel so that the cube is completely immersed in water, the force on the bottom of the vessel in contact with the cube, immersed in water, the force on the bottom of the vessel in contact with the cube. A metal cube is placed in empty vessel. When the water is filled in a vessel so that cube is completely immersed in water, the force on the bottom of the vessel in contact with the cube डिक्रीज कर जाएगा। वो इस वजह से डिक्रीज कर जाएगा, देखो भाई पहले n ऐसे दिखाओगे, mg नीचे कर दिखाओगे, तो पहले n mg के बराबर था। भाई n ही तो लगा रहा होगा वेसल, ये क्यूब वेसल के सरफेस पे n ही तो लगा रहा होगा, n लगा रहा होगा, n लगा रहा होगा, तो n mg के बराबर है। और जब एयर आ जाएगा, जब पानी आ जाएगा तो इसमें बायंसी फोर्स आएगी, ऊपर की बायंसी फोर्स। तुम ये बताओ, इसमें थोड़ा मुझे आंसर जानना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अंदर पानी गया है कि नहीं गया है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे पानी चला गया है तो बायंसी ऊपर को रह जाएगी, नेट बायंसी फोर्स ऊपर को रह जाएगा, इधर का प्रेशर और उधर का प्रेशर का डिफरेंस बायंसी फोर्स ऊपर को रहेगा। अगर आ गया ऊपर की ओर तो n की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी ना, n प्लस एफ बी बराबर mg, n डिक्रीज कर गया। लेकिन अगर पानी अंदर नहीं गया तो फिर इस मेटल के ऊपर, मतलब पानी फेविक्विक से चिपक गया तो इसके ऊपर से फोर्स पानी का और आ जाएगा। अगर पानी का फोर्स और आ गया तो यहाँ का बढ़ जाएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है कि डिक्रीज करेगा, क्योंकि आइडियल केस में तो आंसर में क्या दिया, कांस्टेंट दिया, सेम रहेगा। यस सर, रिमेन सेम दिया सर आंसर में। Cube is completely immersed in water. When the water is filled in vessel so that the cube is completely immersed in water, the force on bottom of the vessel in contact with the cube. लास्ट लाइन में लिखा है ना, क्या लिखा है? वेसल और क्यूब कांटेक्ट में। यस सर, लिखा है सर, लास्ट लाइन में लिखा है सर, फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल इन कांटेक्ट, completely immersed in water. Force on the bottom of the vessel In contact with the tube. Sorry, cube. मतलब समझ में नहीं आ रहा जैसे ज्यादा क्वेश्चन। सर तो पानी जाएगा तब तो इंक्रीज होना तीन चाहिए केसेस ना। हैं। पहला केस तो ये है जिसमें पानी पूरा भरा पड़ा है ऐसा, ये केस 1 है, पानी अंदर यहां भी आ गया तब तो घटेगा है। लेकिन दूसरा केस ये है कि पानी यहां ऊपर भी भरा पड़ा है ऐसे, तुम कल्पना करके देखो बढ़ जाएगा यहाँ पे फोर्स। तीसरा केस ये है ऐसा, पानी सिर्फ ऐसे है, पानी सिर्फ ऐसे है, तब असर नहीं पड़ेगा। एंड केस क्या सर completely in contact है तो पहले भी तो जब कुछ नहीं था वेसल में तब भी तो वैसे ही था, कांटेक्ट में ही। सर तो सेकंड अभी भी केस अगर जब उस पार्ट के वीडी बनाएंगे तो सर वही वाला फोर्स मिलेगा, n इक्वल्स mg। इस थर्ड वाले केस का ना, सेकंड वाला, थर्ड वाले केस में गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड वाले केस वीडियो बनाऊंगा ना, ऐसे आएगा, देखो एन बॉटम से आएगा, mg नीचे जाएगा सर एच रो जी आ और जाएगा। इसका प्रेशर का फोर्स नीचे नहीं आएगा इस सरफेस पे।
n को बढ़ा देगा, यहाँ पे n घट जाएगा, यहाँ पे n सेम रहेगा। ये कैसे कोई क्लियर करे? मेटल क्यूब कंप्लीटली का मतलब तो वही सेकंड पार्ट होता है। व्हेन द वाटर सर वो इज पूंछ के टच सर बॉटम में है वेसल के। सो थर्ड वाला ही होगा जो आपने थर्ड वाला केस करा है कि मतलब जस्ट कंप्लीटली इमर्स्ड। ये लिखा कहाँ पे है? वही तो जस्ट नहीं लिखा ना। Tube is completely immersed जस्ट in लिखा water. नहीं है। The force on the bottom of the vessel. तो वेसल इन कांटेक्ट विद द क्यूब सर, अगर नीचे मतलब थोड़ा भी अगर होगा तो थोड़ा तो मतलब सेकंड केस ठीक में है, थोड़ा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर पता है क्या? बी पार्ट है, विल डिक्रीज करेगा। ये बनाने कोई मतलब ही नहीं है। मेटल क्यूब इज प्लेस इन एम्प्टी वेसल, वेसल खाली है। व्हेन द वाटर इज फिल्ड इन द वेसल सो दैट क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड। तो पानी अंदर जाएगी, जब पानी अंदर जाएगा तो फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल इन कांटेक्ट विद द क्यूब। सर, लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट डिक्रीज है तो सर उसमें तो कांटेक्ट में है ही नहीं वेसल के क्यूब। तब तो कांटेक्ट में नहीं है, सही कह रही है। तब अगर तो तो contact- सेकंड पार्ट है तो फिर ये हो जाएगा, ये पार्ट विल इंक्रीज। सर फिर भी सर आंसर मतलब फिर विल इंक्रीज ही होगा सर। तब इंक्रीज होगा। 15 सर 16 इंक्रीज इंक्रीज सेकेंड केस की वजह से। ये केस ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि ये तो सही बात है, अगर पानी अंदर चला जाता है अगर पानी अंदर चला जाता है तब तो इस केस का कॉन्टेक्ट ही खत्म हो जाएगा। खत्म कैसे होगा? सर नहीं खत्म होगा जी, कंप्लीट खत्म कैसे होगा पानी? सर पानी भर के थोड़ी जाएगा, वो लेयर बनती है, आपने बताया था। ठीक है, लेकिन ये प्रेस करेगा ना, इसको धक्का तो मारेगा ही। मतलब ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है। तुम ये पूछता ना क्वेश्चन में कि इसके सरफेस पे क्या असर पड़ा, यहाँ पे फोर्स पे क्या असर पड़ा, यहाँ का। अरे ये इसका आंसर बड़ा अजीब है। ये ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन एक्चुअल में फ्रेम कैसे हुआ है। कोई बात नहीं, छोड़ो इसका। 15 16 17 18 सर 18 18 में कह रहा है कि वाटर एंटर थ्रू एंड ए with speed v1 and leave through end b with speed v2 of the cylinder tube AB. The tube is always completely filled with the water. In the case first, the tube is horizontal. In case 2, the tube is vertical with end A upward. Case 2, case third is vertical with end B upward. We have v1 और v2 for इतना इतना इतना। ये तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन तो हर केस में आना चाहिए। एरिया सबका सेम है ना? सर ईच केस होगा ना? हाँ, सर मेरे में मिसप्रिंट है, मेरे में आंसर सी दिया हुआ था, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हो गई। इसका आंसर डी होगा। इसलिए डी होगा क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो यहाँ पे। एरिया बराबर है, चाहे ऐसे रहे तो चाहे किसी भी एंगल पर, क्या फर्क पड़ता है? अगर एरिया बराबर है तो A1 बराबर A1 B1 बराबर A2 B2, ये एरिया बराबर है, B1 बराबर B2। क्वेश्चन नंबर 19 20 21 22 ऑब्जेक्टिव में आता है 1 से लेके 2 तक। सर 22 ऑब्जेक्टिव सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसके पहले कोई ऑब्जेक्टिव 1 का 22 में कह रहा है कि लार्ज सिलेंड्रिकल टैंक हैज द होल ऑफ एरिया ए एट इट्स बॉटम। वाटर इज poured in the tank by the tube
अब द इक्वल क्रॉस सेक्शन लिया ए, इजेक्टिंग वाटर एट स्पीड ऑफ v। ठीक है, तो पहले वाटर क्या होगा, द वाटर लेवल इन द टैंक विल कीप ऑन द राइजिंग, द नो वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, गलत कह रहा है। द वाटर लेवल राइजेस टू द हाइट इतना एंड देन स्टॉप। ये सी पार्ट ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है, ये मॉड्यूल में था शायद, हम डिस्कस किए थे। 22 में ऐसे होगा, एक यहाँ पे एरिया ए के बराबर है। अब यहाँ पे एक पाइप जिसका एरिया ए है, इससे तुम पानी डाल रहे हो इसमें, तो इसमें पानी पहले लेवल बढ़ेगा तो पानी बाहर निकलेगा। फिर एक साइड टाइम ऐसा आएगा जब जितना पानी इससे आएगा उतना ही पानी इससे जाएगा, और इससे पानी की स्पीड क्या है, v है ना, v की स्पीड से पानी बाहर आ रहा है, तो हाइट मान लो h है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो, वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया a इंटू वी, a इंटू वी वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर यहाँ का a इंटू वी, v कितना होता है √2gh, अगर हाइट h है तो इस वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √2gh होता है, a से कट गया, h की वैल्यू क्या आ गई v²/2g। जब हाइट इसके बराबर हो जाएगी तो इस हाइट का बढ़ना बंद हो जाएगा, तब जितना पानी इधर से आएगा वो पानी निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 2 कह रहा है द वेट ऑफ इम्पटी बलून ऑन स्प्रिंग बैलेंस इज W1। इम्पटी बलून है, एक इम्पटी बलून है, W1 है। द वेट बिकम W2 व्हेन द बलून इज फिल्ड विथ वाटर एयर। जब एयर कर दिया तो W2 है। लेट द स्प्रिंग ऑफ एयर itself, weight of air itself W। Neglect the thickness of balloon when it filled with the air, also neglect the difference in density of the air inside and outside। कौन सा कंडीशन होल्ड करेगा, the weight of empty balloon on spring balance is W1। स्प्रिंग बैलेंस है, ये बलून है, तुमने इसको इस पर रख दिया बलून को, तो वेट W1 आ रहा है। ठीक, तो जो स्प्रिंग का इलांगेशन x1 मान लो, तो kx1 किसके बराबर होगा W1। अब क्या किया गया, द वेट बिकम्स W2 व्हेन बलून इज फिल्ड विथ एयर। अब तुमने क्या किया, इसमें बलून में एयर भर दिया, एयर भर दिया, तो वेट W2 हो जा रहा है। जब एबीडी बनाओगे ना, इलांगेशन मान लो x2 है, तो वेट W2 हो जा रहा है, मतलब रीडिंग W2 हो रहा है, तो ये स्प्रिंग जो kx2 आएगा ना, दैट इज W2। एबीडी बनाओ इसका, जब इसका एबीडी बनाओगे तो ये जो मटेरियल है, मटेरियल इसका वेट तो होगा ही नीचे को, साथ में पता है क्या होगा, अंदर का एयर होगा, अंदर का एयर का भी वेट होगा नीचे को। अच्छा, उसके बाद ये स्प्रिंग का जो फोर्स होगा दैट इज W2। स्प्रिंग फोर्स W2 ऊपर को है, और एयर का बायंसी आएगी इस बलून पे, एयर ऊपर को फोर्स लाएगा, बायंसी फोर्स, बायंसी फोर्स लगेगा V, V इसका वॉल्यूम, V रो ऑफ एयर इंटू G, ये बनेगा। इक्विलिब्रियम पे चीजें बैलेंस होंगी, क्या लिखोगे, W बराबर W प्लस V रो ऑफ एयर इंटू G बराबर W1 प्लस W। अच्छा ये देखो ना, ये पता है ये W के ही बराबर है, पता है कैसे भाई, वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है उसको अगर एयर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एयर का मास जाएगा ना, और अंदर की डेंसिटी बाहर की डेंसिटी बराबर है, और कह रहा है कि जो मटेरियल है उसका थिकनेस नेग्लेजिबल है, मटेरियल का थिकनेस नेग्लेजिबल है। इसका मतलब जो अंदर का हवा होगा उसी का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो एयर की डेंसिटी से, तो मास क्या आएगा, वही मास आएगा जो अंदर मास है, तो वेट क्या आएगा, वही वेट, ये पूरा वेट बन जाएगा जो अंदर का वेट है। इसका मतलब W2 प्लस W बराबर आएगा W1 प्लस W, तो W2 W1 बराबर आ जाएगा। सर एक बार समझा दीजिए। तो मैंने इसकी एबीडी बनाई, स्प्रिंग का फोर्स W2 रीडिंग है, ऊपर को दिखाया, बायंसी फोर्स ऊपर दिखाया, और इस पूरे का वेट नीचे दिखाया। इक्विलिब्रियम पे बैलेंस होगा, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स बराबर दिस फोर्स,
बैलेंसिंग कर दी। अब ये क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एयर की डेंसिटी। अगर इसके वॉल्यूम में मैं एयर की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दूं तो एयर का मास आ जाएगा। तो जो एयर का मास होगा वो इसी वॉल्यूम का है, और अंदर जो एयर है उसका भी मास इसी वॉल्यूम का है, तो मास बराबर आना चाहिए ना। इसका मतलब ये जो मास है, ये जो मास है और ये जो मास है बराबर है, तो वेट भी बराबर होगा। इसका मतलब पूरा का पूरा वेट, ये वेट इक्वल होगा, W लिख दिया इसकी जगह पे, कट होगा। थर्ड, 4, 5, 6, थर्ड कौन सा? थर्ड थर्ड में कह रहा है अ सॉलिड इज कंप्लीटली इमर्स a solid is completely immersed in a liquid. The force exerted by the liquid on the solid will. A solid is completely immersed in a liquid. The force exerted by the liquid on the solid will increases if pushed deeper inside the liquid. Change if orientation is changed. Decrease if it taken partially out of liquid. Be in vertical upward direction. ये इस तरीके से पार्शियली पहले मारो, पार्शियली मारोगे और इसको नीचे को लेके जाओगे, नीचे करना तो बायनेंसी फोर्स बढ़ने लगेगा, ये ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब अगर पार्शियली है, पार्शियली तो फोर्स इंक्रीज करेगा, बायनेंसी फोर्स इंक्रीज करेगा, इतना दबाओगे उतना ही धक्का लगेगा। अब कंप्लीटली फील्ड पे, अगर कंप्लीटली फील्ड होता है और उसके बाद इसको नीचे लेके जाओगे ना तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बायनेंसी फोर्स तो भी रो जी ही होता है। तो चाहे यहाँ रहे तो चाहे यहाँ रहे तो वॉल्यूम तो वही है, डेंसिटी वही है। मतलब कंप्लीट फील्ड पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब बायनेंसी फोर्स हमेशा ऊपर लगता है, ये भी हमेशा ऊपर लगेगा। तो इंक्रीजेस इफ पुश डीपर इनसाइड लिक्विड, गलत कह रहा है। चेंज इफ इट ओरिएंटेशन, गलत कह रहा है। डिक्रीजेस इफ टेकन पार्शियली, अच्छा ऊपर को निकाल रहे हो ना तो डिक्रीज करेगा, धक्का मारते तो बढ़ता। सी पार्ट सही है, डी पार्ट भी सही है, ऑलवेज वर्टिकल डायरेक्शन। सी डी आंसर। 4, 5, 6, 7, 6। अच्छा मीटिंग एंड होती तुरंत ज्वाइन करना। क्वेश्चन नंबर 4, 6 5, 6 कह रहा वाटर फ्लो थ्रू टू आइडेंटिकल ट्यूब ए एंड बी, वॉल्यूम V naught of the water passes through the tube A and 2 V naught through B given time. Which of following may be correct? अच्छा एक और बात, स्टडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो बस इतना समझ आना कि स्पीड कम होती है तो स्टडी फ्लो है, स्पीड ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो है। अब V naught, ये लिख रहा है V naught, एक लिख रहा है 2 V naught, तो हो सकता है 2 V naught भी बहुत कम हो, डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ V naught। V naught बहुत कम हो तो 2 V naught भी बहुत कम होगा। क्या पता V naught बहुत ज्यादा हो, वेरिएबल है ना, तो 2 V naught भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इवन V naught ही ज्यादा हो जाएगा। तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन मे बी ट्रू होगा, अंडरलाइन में भी। ये पार्ट कह रहा है फ्लो इन बोथ ट्यूब आर स्टडी। हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है स्टडी, कब हो सकता है, जब V naught बहुत कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि V naught भी कम हो, 2 V naught भी खूब कम हो गया स्टडी फ्लो। ये पार्ट सही है। बी पार्ट, फ्लो इन बोथ ट्यूब आर टर्बुलेंट, ऑफ कोर्स हो सकता है, V naught खूब ज्यादा हो जाए तो 2 V naught तो और ज्यादा हो गया। सर वॉल्यूम की वेलोसिटी, वेलोसिटी इसमें तो वॉल्यूम दिया है ना, V naught तो वॉल्यूम है ना। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया तुम सेम मान लो, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम मान लो दोनों का, तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, वॉल्यूम ज्यादा निकल रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है। एक डिफॉल्ट केस का मतलब बता रहा, दो ट्यूब है, दोनों ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, आइडेंटिकल लिखा है सर उसमें, ठीक। हाँ, तो ठीक है, तो बराबर है दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब वेलोसिटी पहले में कम होगी, दूसरे में ज्यादा होगी, क्योंकि उसके में वॉल्यूम ज्यादा है। तो ए और बी सही हो गया। सी पार्ट, फ्लो इन स्टडी ए बट टर्बुलेंट इन बी, ये हो सकता है,
वी नॉट जो हो, ठीक है, वो स्टडी तक ही हो, वी नॉट जो स्टडी वाला रेंज तक हो, तो 2 वी नॉट कहीं ज्यादा हो गया तो स्टडी इन ए बट टुर्बुलेंट इन बी ये हो सकता है, सी पार्ट भी हो सकता है, लेकिन डी पार्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर बी में स्टडी हो गया, अगर 2 वी नॉट स्टडी है तो वी नॉट तो और स्टडी होना चाहिए, वो टुर्बुलेंट कैसे होगा? तो आंसर इज एबीसी। 7 8 ये सर 7 का डी पार्ट चाहिए। 7 में क्या है? Water is flowing in streamline motion through a tube with its axis horizontal. Consider 2 point A and B in the tube at the same horizontal level. Water flowing in streamline motion through a tube which axis is horizontal. Consider 2 point A and B in the tube at the same horizontal level. Same. The pressure at AB are equal for any shape of tube. गलत कह रहा है। हॉरिजेंटल में क्या होता है? हॉरिजेंटल में कंडीशन करता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट आता है, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम। तो ये पार्ट द प्रेशर एट ए बी आर इक्वल फॉर एनी शेप ऑफ ट्यूब, गलत कह रहा है। अरे एरिया चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी तो प्रेशर चेंज होगा। द प्रेशर आर नेवर इक्वल, क्यों नहीं हो सकता है? एरिया बराबर कर दो, वेलोसिटी बराबर हो गया, प्रेशर इक्वल हो गया। सी पार्ट द प्रेशर आर इक्वल इफ द ट्यूब हैज द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यस सी पार्ट सही है। डी पार्ट द प्रेशर मे बी इक्वल इफ ट्यूब हैज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ये ऐसे होगा, देखो एक ट्यूब ऐसा हो, ऐसा हो जाए, मतलब यहां के एरिया और यहां के एरिया बराबर हो जाए, तो ये ए हो ये बी हो और सब एक ही लेवल पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो, तो यहाँ का प्रेशर यहाँ प्रेशर बराबर हो गया ना, अगर एरिया सेम हो गया तो। जबकि ये तो नहीं, अच्छे से चेंज नहीं हो रहा, तो क्या लिखा है? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यहाँ क्रॉस सेक्शन अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का बराबर हो गया, मे भी चलेगा। इसका आंसर इज सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 8 ओके, सर डी वाला बताइए उसको, आया ना समझ में। डी में कहता रहा हूँ, डी में अगर एरिया, यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया बराबर हो जाए, ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया बराबर तो वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी बराबर तो प्रेशर बराबर, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। बट क्रॉस सेक्शन तो नॉन यूनिफॉर्म है, देखो नॉन यूनिफॉर्म है, एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, अब एक्सरसाइज ना कल करेंगे डिस्कस।